हेलो स्टूडेंट। आज हमारा तीसरा सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, उसकी संरचना, महत्व, उपापचय व कार्य। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस, मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शंस। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और जब भी मतलब कि शरीर में जितनी भी जो ऊर्जा होती है, शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा में अधिकांश कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट ही होता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इनका अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। सामान्यतः ये इनका फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON। मतलब कार्बन यदि एक है तो हाइड्रोजन दोगुने हो जाएंगे, ऑक्सीजन वापस से फिर से एक। N का मतलब यदि हमने एक लिया है तो कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। ठीक है, यदि हम N का मतलब 2 लेते हैं तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और ऑक्सीजन भी 2। अब यहाँ पर देखो कि कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जिनका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे डी ऑक्सी राइबोज शुगर जो होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्म की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनती है। HOH H H H OH H ऐसे बनती है। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यानी कि यहाँ पर ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन कुछ अलग मतलब कि पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका रेशियो 1:2:1 होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बन कितने हो गए, 2, कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4 और ऑक्सीजन 2, यानी कि इनका रेशियो कितना है, 1:2:1, लेकिन ये वास्तव में क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। लेकिन सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो CnH2ON होता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सामान्यतः उनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड,
सेकेराइड। नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। नंबर 1 पर हम बात करते हैं किसकी, मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड देखिए, जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये सबसे सरल प्रकार की शर्करा होती है, सबसे सरल प्रकार की शर्करा होती है। और इनका जो आगे है ना जल अपघटन नहीं होता, मतलब इनको आगे और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाता है। और इसमें 3 से लेकर 10 तक कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3 से 10 तक होती है। सबसे सरल प्रकार की होती हैं और इनका आगे जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। और इनमें कार्बन की संख्या 3 से 10 तक होती है। मोनोसेकेराइड जो है उसको कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मतलब कि अलग अलग भागों में बांटा गया। नंबर 1 3 कार्बन युक्त शर्करा, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3। और उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3। उसके बाद नंबर 2 4 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड। ऐसी मतलब कि कार्बोहाइड्रेट या ऐसी शर्करा, मतलब ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं। जैसे एरिथ्रोज और इरिथ्रोलोस। उसके बाद नंबर 3 5 कार्बन युक्त। ये आपको पता है अच्छे से, इसका स्ट्रक्चर पेंटोज शर्करा जो आती है, यानी कि 5 कार्बन वाली, यानी कि पेंटोज, ठीक है। 3 कार्बन वाले को बोलते हैं ट्रायोज, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं टेट्रोज, 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंटोज। और पेंटोज शर्करा की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है ऐसे अभी। चार कार्बन तो कहाँ होते हैं, रिंग में होते हैं, और एक रिंग से बाहर होता है, HOH। ये वाली जो शर्करा होती है इसका नाम है राइबोज शुगर। और ये राइबोज शुगर जो होती है ये पाई जाती है RNA में। किसमें पाई जाती हैं, RNA में। उसके बाद एक होती है डीऑक्सी राइबोज, जो मैंने यहाँ पे बताया था। ये कैसी होती हैं, डीऑक्सी राइबोज। और ये किस में पाई जाती हैं, DNA में, डीऑक्सी राइबोज। इस पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन परमाणु जो है वो कम होता है। यहाँ पर इसका अनुपात 1:2:1 नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। उसके बाद 5 कार्बन के बाद में नंबर 6 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड की बात करते हैं, यानी कि हेक्सोज में अपने सभी को पता है इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। क्या एग्जाम्पल है, ग्लूकोज। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपने को पता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5। एक कार्बन से कहाँ, रिंग से बाहर, CH2OH। वैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन की कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कार्बन की कितनी,
4, ये लो, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने, 12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने, 6। यानी कि इनका अनुपात कितना हो गया, 1:2:1, ठीक है। उसके बाद में एक और है अपनी नंबर 7 पे, नंबर 7 पे आती है 7 कार्बन वाली, इसको बोलते हैं हेप्टोज। नंबर 3 के बाद में 4 था, 5 पे हेप्टोज, यानी कि 7 कार्बन युक्त शर्करा। और इसका एग्जाम्पल है सेडू हेप्टुलोज, सेडू हेप्टुलोज, यानी कि 7 कार्बन, हाइड्रोजन 14 और ऑक्सीजन फिर से 7। तो ये था अपना नंबर 1 पर मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, कार्बन की संख्या 3 से 10 तक, इनका आगे क्या नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर ओलिगोसेकेराइड की। नंबर 2 पर हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है ओलिगोसेकेराइड? देखिए, ओलिगोसेकेराइड का मतलब कि ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड, यानी कि एक मोनोसेकेराइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 10 तक क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड। और ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं सारे के सारे मोनोसेकेराइड, ठीक है। और मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर ये जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर इसी में डाइसेकेराइड का मतलब कि इसके अंदर मोनोसेकेराइड जो है उसकी कितने अणु उपस्थित होते हैं, 2। ऐसी ओलिगोसेकेराइड जिसमें मोनोसेकेराइड के 2 अणु होते हैं उसे बोलते हैं डाइसेकेराइड। जैसे कि इसमें अभी आता है कौन, माल्टोज कौन आता है इसमें, माल्टोज। जैसे कि एक ग्लूकोज की कार्बन 3 4 5, छठा कार्बन रिंग से बाहर CH2OH, H, इधर एक और कार्बन 2 3 4 5, छठा रिंग से बाहर HOH। अब यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, OH, और यहाँ पर भी OH, तो OH, ये लो, इधर क्या था, OH, इधर भी OH, यहाँ OH का पूरा का OH ग्रुप, और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यानी कि यहाँ से क्या बाहर हो गया, H2O, जल, ठीक है। जल बाहर होने के कारण यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया। और ये क्या होता है कि ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है।
तो डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की कितनी इकाई? 2। उसके बाद डाई के बाद में नंबर 2 पर, डाई के बाद में माल्टोज आ गया। माल्टोज के अलावा क्या होता है? लैक्टोज भी होता है। तो इसके बारे में और बता देते हैं। जो माल्टोज जो होती है, माल्टोज ये कहाँ होती है? माल्टोज अंकुरित जो अनाज होते हैं, माल्टोज जो अंकुरित अनाज हैं उसमें पाई जाती है। उसके बाद में लैक्टोज, लैक्टोज पाई जाती हैं दुग्ध में। दुग्ध में पाई जाने वाली ये जो लैक्टोज है केवल स्तनधारी प्राणियों में ही पाई जाती है। और जब इनका जल अपघटन होता है तो एक तो क्या बनती है? ग्लूकोज। पाचन वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। एक तो क्या बनता है? ग्लूकोज, और एक क्या बनता है? गलैक्टोज। ठीक है। और माल्टोज का जब गठन होता है तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? ग्लूकोज के बनते हैं। इसके बाद में सुक्रोज किस में होती हैं? ये होती हैं चीनी में, गन्ना में और चुकंदर में। ठीक है, चीनी, गन्ना और चुकंदर। और ये वाली जो होती है सुक्रोज, जब इसका जल अपघटन होता है तो एक तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और एक क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है और एक बनता है फ्रक्टोज। ये पाचन वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। ठीक है, ये हो गया नंबर डाइसेकेराइड, यानी कि जब इनका जल अपघटन होता है तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं मोनोसेकेराइड के, इसमें एक है माल्टोज। माल्टोज का जब जल अपघटन होता है तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? ग्लूकोज के। माल्टोज किस में पाई जाती है? अंकुरित अनाज में। लैक्टोज जो है इसका जब जल अपघटन होता है तो एक ग्लूकोज बनेगा, एक गलैक्टोज बनेगा, और एक किस में पाई जाती है? स्तनधारियों के दुग्ध में। सुक्रोज जो है इसका जब जल अपघटन होगा तो एक ग्लूकोज बनेगी, एक फ्रक्टोज बनेगा। किस में पाई जाती है? चीनी, गन्ना और चुकंदर में। उसके बाद में डाई के बाद में नंबर 2 ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड का मतलब कि इस प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसके अंदर 3 मोनोसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। मोनोसेकेराइड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3। एग्जाम्पल है इसका रेबिनोज। ठीक है। उसके बाद में थर्ड टेट्रासेकेराइड, जिसमें 4 मॉलिक्यूल किसके होते हैं? मोनोसेकेराइड के। यानी कि जो मोनोसेकेराइड है इसके 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्कोरडेज। ठीक है। नंबर 4 पे आती है पेंटासेकेराइड, जिसमें ओलिगोसेकेराइड के कितने मॉलिक्यूल? 5 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है इसका वर्बिस्कोज। ठीक है। पेंटासेकेराइड का मतलब कि 5 मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है वर्बिस्कोज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करते हैं? पॉलीसेकेराइड। नंबर 1 पर मोनोसेकेराइड हो गया, नंबर 2 पर ओलिगो हो गया, और नंबर 3 पर हम बात करते हैं किसकी? पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ये सबसे जटिल अणु होते हैं, मतलब कि इनको तोड़ने के लिए थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें होता क्या है? देखो, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड थे, लेकिन यहाँ पर 10 से ज़्यादा क्या होते हैं?
मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं इसमें। और ये भी आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि जब 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड होंगे तो पॉलीसेकेराइड बनेगा, 10 से कम होंगे तो ओलिगो बनेगा। इसका एग्जाम्पल में आता है सेल्यूलोज। एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो कौन आता है? सेल्यूलोज। सभी को पता है सेल्यूलोज जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है पादप का निर्जीव आवरण होती है, और ये कोशिका भित्ति पादप शरीर का ढांचा तैयार करती है, ढांचा बनाती है। और सबसे शुद्ध जो मतलब कि सेल्यूलोज की यदि हम बात करते हैं कि सबसे शुद्ध जो सेल्यूलोज होती है वो कॉटन में होती है। कॉटन जो रुई होती है उसके अंदर, जिसमें 90% सेल्यूलोज होती है। 90% क्या होती हैं? सेल्यूलोज होती है, सबसे शुद्ध होती है। ठीक है, सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज इसमें सेल्यूलोज के अंदर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसकी लगभग 2000 इकाई होती है। लगभग 2000 इकाई, मतलब कि सेल्यूलोज की 2000 ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। एक यदि ग्लूकोज है तो वो कैसा होगा? मोनोसेकेराइड। यदि 2 से 10 तक ग्लूकोज हैं तो क्या होगा? ओलिगोसेकेराइड। और यदि 10 से ज़्यादा ग्लूकोज हैं तो क्या होगा? पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल बताया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में ग्लूकोज की लगभग 2000 इकाई होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्यूलोज के बाद में स्टार्च जो है ये भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। और स्टार्च मिलती है आलू में, चावल में, प्रमुख रूप से होती है। आलू और चावल में स्टार्च प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, और जो ये स्टार्च जो है ये क्या करता है? स्टार्च आयोडीन के साथ में नीला रंग प्रदान करता है। आयोडीन के साथ में नीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन की यदि हम बात करते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, प्राणी मतलब कि जंतु, उसका जो संचित स्टोर फूड जो होता है, संचित भोजन, वो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। और पादप का संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च होता है। प्राणी का संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। और ये जो ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यकृत में और मसल्स, मांसपेशी में। यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। जो हमें आवश्यकता होती है, एनर्जी की जब आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है उस समय ग्लाइकोजन किस में टूट जाता है? ग्लाइकोजन में। क्योंकि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, इसमें हजारों की संख्या में क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? हजारों की संख्या में ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद में एक आता है हिपेरिन। हिपेरिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये क्या होता है? मतलब कि थक्का विरोधी कारक होता है। रक्त का थक्का नहीं जमने देता है शरीर के अंदर। ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन में रूपांतरित, मतलब कि नहीं होने देता। यदि थ्रोम्बिन में रूपांतरित हो गया तो क्या होगा? ब्लड का
थक्का जमेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि थ्रोम्बिन एक एक्टिव फैक्टर होता है, सक्रिय कारक जो रक्त का थक्का जमाता है, लेकिन ये हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है, रक्त में होता है, पॉलीसेकेराइड है और थक्का नहीं जमने देता है। इसके साथ एक आपने पढ़ा काइटिन, इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़ा आपने काइटिन। काइटिन जो होता है अकशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी, और अकशेरुकी प्राणी में आपने पढ़ा था, ध्यान करो, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का जो प्राणी होते हैं उनके अंदर जो बाह्य जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। ठीक है, तो देखो पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा, जटिल अणु होते हैं, 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड होते हैं। एग्जाम्पल पढ़ा हमने सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हिपेरिन और काइटिन। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का।